जो बैठ सकते हैं बैठ जाइए प्लीज। जेएनयू के सभी छात्रों का और डॉक्टर वाजपेयी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन जिसमें हमने जीत दर्ज की। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। इस किसान आंदोलन ने अपने आप को इतना बुलंद किया कि जो रजा थी वो पाई, जो चाहा वो हासिल किया। उस दौर में जब जो लोग कह रहे थे कि ये आदमी पीछे नहीं हटता, झुकता नहीं, उसने खुद आकर टीवी पर बोला कि मैं हार गया, तुम जीता। तो इस आंदोलन में सिर्फ हमने एक साल दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं गुजारा, उससे पहले 6 महीने सिर्फ पंजाब में ही नहीं आंदोलन किया। इस 1.5 साल में बहुत कुछ नया हुआ। इस दौर में जब लोग नाउम्मीद थे, जब हर मूवमेंट को कुचला जा रहा था, जब ऑपोजिशन पार्टीज बिछ चुकी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, तब जो कोरोना के बहाने इन्होंने लॉकडाउन किया, तो पंजाब के लोग सबसे पहले ये समझे उस बात को कि ये बीमारी को रोकने के लिए नहीं है, ये पॉलिटिकल लॉकडाउन है। इसका उद्देश्य पॉलिटिकल है, जो उनका कॉर्पोरेट पक्ष का एजेंडा है उसको लागू करने के लिए। लोग बोल ना पाए, इकट्ठे ना हो पाए, उनको घरों में कैद करने का ये एजेंडा है। तो पंजाब में सबसे पहले हमने लॉकडाउन को तोड़ा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाले, जिसमें हमारे लोगों पर केस दर्ज हुए और वो जेल में भी गए। जो वो इंडिया के पहला प्रोटेस्ट था किरती किसान यूनियन ने पंजाब में किया लॉकडाउन के खिलाफ, सिर्फ इसी उद्देश्य के खिलाफ, इसी उद्देश्य के लिए कि लॉकडाउन नहीं मानेंगे, लॉकडाउन को तोड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं था कि हम कोरोना की तरफ से लापरवाह थे। हम ये मान रहे थे कि एक बीमारी के नाम पर बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर लादने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और जब जो तीनों ऑर्डिनेंस आए, तो उसके खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब के संगठनों ने आंदोलन शुरू किया, तो जितना बड़ा मूवमेंट जब दिल्ली की तरफ आए, उसके लिए एक बहुत बड़ा मेहनत पंजाब के संगठनों को करना पड़ा। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। जब पहले ही दिन थे, अभी आंदोलन शुरू हुआ, लॉकडाउन था, कोरोना की दहशत भी थी लोगों में, तो हम एक गांव में गए बैठक करने। तो हम जो बैठक करवाने लोग गए थे वो 7 लोग थे और जो सुनने आए वो 4 लोग थे। तो हमने अपनी बात रखी, एक बुजुर्ग में थे उन 4 में से, उन्होंने हमें कहा, हम सभी लोग, हमारे में से कोई बुजुर्ग नहीं था, तो उनको लगा कि ये थोड़ा डिस्करेज ना फील करें कि लोग इनकी बात सुनने नहीं आए। उन्होंने कहा बेटा आप लगे रहना। हमने कहा भी जी बाबा जी लगे तो रहेंगे, इतना बड़ा हमला है हमारे ऊपर, अगर हम नहीं बोले तो हमारी जमीन, हमारी रोजी रोटी नहीं रहेगी। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक किसान हल जोत रहा था खेत में, तो उसके पास खुदा आया, रब आया, और उसने कहा कि मैंने 12 वर्ष के लिए जो अकाल डालने का फैसला कर लिया, 12 साल कोई बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, कोई फसल नहीं होगी, तो काहे को मेहनत कर रहा है, घर जाओ आराम करो, क्यों बीज खराब कर रहे हैं, 4 दिन अधिक खा लेना। उसने कहा नहीं, मैं तो खेती करूंगा, मैं तो हल जोतूंगा ही जोतूंगा। उसने कहा भी काहे को, जब बारिश ही नहीं होनी, मैं रब हूं, मैं तेरे को बता रहा हूं कि 12 साल कोई बारिश नहीं होगी और कोई फसल नहीं होगी, अकाल पड़ेगा।
उसने कहा नहीं मैं तो खेती करूंगा। उसने पूछा भी तुम जब बारिश ही नहीं होनी तुम काय को खेती करना चाहते हो, क्यों तुम हल जोतना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं किसान हूं, अगर मैंने 12 साल हल ना चलाया तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। उसकी इस डिटर्मिनेशन ने उस बुजुर्ग ने बोला कि रब पर इतना असर किया कि उसने सोचा कि अगर मैंने 12 साल बारिश ना की तो कहीं मैं बारिश करना ना भूल जाऊं। उसको बारिश करनी पड़ी। और उसने बोला कि अगर आपने ठान लिया कि आपने जो करना है, अगर आप विपरीत स्थितियों के बावजूद भी लगे रहोगे तो आप जो चाहोगे वो हासिल करोगे। और हमने उस बुजुर्ग की बात मैंने बहुत जगहों पर सुनाई लोगों को, और हमने जो चाहा वो हासिल किया। और पंजाब में अगर पंजाब की हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो अलग अलग देश पर लोगों ने हमला किया, जब भी, चाहे वो अंग्रेजों का दौर था, मुगलों का दौर था, पंजाब के लोग हर लड़ाई में आगे चलते रहे। और पंजाब के लोगों के जेहन में जो दिल्ली है ना, दिल्ली के बारे में ये है, दिल्ली की हुकूमत के बारे में कि ये हमारी दुश्मन है। उनके मन में, ये उनके कल्चर में है पंजाब में। जब जाएगा कि दिल्ली के साथ टक्कर है तो वो पूरी जी जान के साथ लड़ेंगे। और वो दिल्ली के साथ जो वो समझता कि दिल्ली हमारी दुश्मन है और इसे दम लगा के लड़ना है। और जब हमने 25 सितंबर को पंजाब बंद हुआ तो ये बात सभी ने जान ली थी कि पंजाब एक बहुत बड़ी मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब के वो शहर जहां की आबादी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है, जिन लोगों का सीधे किसानी के साथ कोई नाता नहीं था, वो शहर भी बंद हुए। एक चाय की दुकान तक नहीं खुली पंजाब में। जब 25 सितंबर को पंजाब बंद हुआ तो तब से लोग बोलने लगे कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, अब मोदी से दो हाथ करने चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कैसे हमारी जमीन की तरफ वो आना चाहता है। लेकिन हमने कहा कि अब धान की फसल काट लो, गेहूं की बुआई कर लो, जब हमारे पास पूरे 6 महीने होंगे लड़ने के लिए तब जाएगा। लोग तैयार हो चुके थे। और हमने दिल्ली में जो रामलीला मैदान है इसके लिए परमिशन दी 25 और 26 नवंबर, 26 और 27 नवंबर की, 2 दिन की दिल्ली पुलिस ने हमें परमिशन दी। लेकिन हमने ग्राउंड पे यही तैयारी की कि आप 6 महीने के लिए तैयार, लोगों का 6 महीने के लिए अपना राशन इकट्ठा कर लो, अपना पूरा वो उसी तरह के ट्रॉलियों में घर की तरह बनवा लो। हमने जाना है दिल्ली और जीत के आना है। और शायद दिल्ली पुलिस को या दिल्ली सरकार को पता चल गया, उन्होंने वो परमिशन हमारी कोविड के बहाने उसको रद्द कर दिया। और यहीं से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो अगर हम रामलीला मैदान में बैठने देते, अगर बैठे भी रहते, 2 महीने बैठे थे, 4 महीने बैठे रहते, तो उतनी बड़ी बात ना होती जो दिल्ली के बॉर्डर पर हमने घेरा डालकर बैठे। तो हमने ये ठान लिया था अगर रोकेंगे तो ये रणनीति बनाई कि घेरा डालो, डेरा डालो। और जब हरियाणा से चले तो मुझे याद है कि एक एसपी थी, एक बीबी, वो उसके बाद वो कहीं दिखी नहीं। उसने कहा कि अगर ये हरियाणा क्रॉस कर गए तो मैं रिजाइन कर दूंगी। और रिजाइन तो क्या कहना, उसके बाद वो दिखी भी नहीं। तो पंजाब के लोग जब आए, उस हरियाणा के लोग साथ चले, और पंजाब हरियाणा के लोगों ने सभी जो जितनी भी रुकावटें थी, जितनी बंदिशें थी, वो तोड़ते हुए दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंचे। और यहाँ जब इन्होंने कहा कि आप आ जाइए, बराड़ी ग्राउंड आ जाइए, तो लीडरशिप ने ये बात समझ ली कि ये एक ट्रैप है, हमें ये खुली जेल में ले जाना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारा 2010 का एक एक्सपीरियंस था कि पंजाब में अकाली बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 कानून लाए थे। एक तो था प्राइवेट एंड पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक प्रॉपर्टी बिल, सिक्योरिटी बिल। उसमें यह था कि किसी आंदोलन के दौरान अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो वो आपसे रिकवर की जाए। चाहे आपने जाम लगा दिया, किसी बस का टाइम भी मिस हुआ, वो भी आपसे रिकवर किया जाए। वो एक तरह से आपके आंदोलनों को खत्म करने की कोशिश थी। दूसरा था कि प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप, उन्होंने एक बिल लाया जिसमें यह था कि कोई बड़ा आदमी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रख सकता है, वो आर्मड हो गया और किसी को गोली भी मार सकता।
तो इस तरह के 2 काले कानून जब पंजाब सरकार लेकर आई तो उसके खिलाफ पूरे पंजाब में आंदोलन चला और हमने 2010 में चंडीगढ़ को घेरा चारों तरफ से। कोई भी आदमी चंडीगढ़ में ना घुस पाया ना बाहर जा पाया। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया उसी तरह पंजाब के जो डिप्टी सीएम थे, होम मिनिस्टर भी थे, सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने पंजाब की असेंबली में ऐलान किया था कि हम दोनों कानून वापस लें। तो वो एक्सपीरियंस था पंजाब के संगठनों के पास कि जैसे चंडीगढ़ को घेरा था उसी तरह दिल्ली को घेरना चाहिए। तो वो जब हमने दिल्ली घेरी तो उसके बाद मूवमेंट का चर्चा पूरी दुनिया में हुआ। हरियाणा के, पंजाब और हरियाणा की एक बड़ी यूनिटी बनी। पंजाब हरियाणा का बहुत बड़ा साथ था क्योंकि हम हरियाणा में ही बैठे थे। अगर हरियाणा के लोग इस तरह का साथ ना देते तो इसमें इतनी सफलता शायद ना मिल पाती। तो इसी तरह पश्चिमी यूपी में बड़ा मूवमेंट बना। तो आपने बाकी सारा मूवमेंट तो देखा, लेकिन उसमें जो आपने टॉपिक रखा है कि जो इससे लेसन क्या ड्रॉ होता है, इससे सबसे बड़ा लेसन तो ये है कि जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मूवमेंट है वो पार्लियामेंट को भी झुका सकता है। बीजेपी गवर्नमेंट के पास 300 से ऊपर एमपी है लोकसभा में। तो ये कितना पार्लियामेंट्री हलकों की मूवमेंट थी? 13 पंजाब के, 10 हरियाणा के, पश्चिमी यूपी के लगा लीजिए। ये 50 से भी कम पार्लियामेंट्री हलकों की मूवमेंट थी। चाहे इसका इम्पैक्ट पूरी देश में था, पूरी दुनिया में था। पूरी दुनिया में इसके फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, देश में इसके समर्थन में लोग जनसभाएं कर रहे थे। लेकिन जितना बड़ा जन आंदोलन इस क्षेत्र में था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, उस तरह का पूरे देश में या दुनिया में कहीं नहीं। तो सबसे बड़ी चीज इससे सीखने वाली ये है कि अगर 45 से 50 पार्लियामेंट्री हलकों की मूवमेंट एक 300 एमपी वालों पार्टी को हरा सकती है, तो उसका मतलब ये है कि आप अभी भी गैर पार्लियामेंट्री स्ट्रगलों की पॉलिटिक्स को अपहोल्ड करने का समय है। इससे एनकरेजमेंट लेते हुए सभी स्टूडेंट्स को, बेरोजगारों को, मुलाजमों को, लेबर को, किसानों को, सभी को आगे और अपने जो जिंदगी के बुनियादी मसले हैं उन पर और मूवमेंट खड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें वो सफल हो सकते हैं। दूसरा कि इसमें जब पंजाब से हम चले तो हमने ये बोला था कि हम जहां जीत के आएंगे, जहां हमारी लाशें हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तीनों कानून या तो रद्द होंगे या हमें मार दिया जाएगा। और पंजाब इस आंदोलन में, अगर आपने कभी टिक्करी और सिंगू विजिट किया हो, अगर आप मिले हो कुछ लोगों में से, तो ऐसे भी लोग थे जो कसम खाकर आए थे पंजाब से, अगर आंदोलन हार गए तो पंजाब वापस नहीं जाएंगे, कहीं और चलेंगे, हम मुंह नहीं दिखाएंगे पंजाब जाकर। तो इस तरह की डिटर्मिनेशन लेकर आए लोग। तो जब नेगोशिएशन चली तो टेबल पर तो हमने तीसरी मीटिंग में ही हरा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। उनके पास कोई दलील नहीं थी जिसके बिना पर वो साबित कर पाते कि ये कानून अच्छे हैं और उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बनाने का। हमने कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में कानून बनाने का, इसकी उनके पास कोई जवाब नहीं। तो लेकिन उसके बाद वो लगातार, कभी उन्होंने कहा हम इसमें संशोधन कर देते हैं, कभी उन्होंने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर देते हैं। और इस आंदोलन ने पार्लियामेंट को झुकाया और इस आंदोलन ने ये पूरा जो गुंडा गैंग है गोदी मीडिया का, उसकी बोलती बंद कर दी, उसकी सारी साजिशें नाकाम कर दी। और जितने गोदी मीडिया वाले चैनल वहां जाते थे उनको सभी को डराया गया कि आप मत आइए, आपकी खबर की जरूरत नहीं। उससे ये लर्न करना चाहिए, ये लेसन ड्रॉ करना चाहिए कि अगर आपने अपनी मूवमेंट को मासेस में ले गए और उसका जो नैरेटिव है उसकी आपने लगातार उसकी राखी की कि ये हम कहना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं, गोदी मीडिया चाहे जितना जोर लगा ले आपकी बात को गलत साबित नहीं कर सकती। इस आंदोलन में जितनी भी साजिशें हुई, चाहे वो लाल किले वाली हुई, चाहे वो निहंगों द्वारा वहां पर एक आदमी का कत्ल किया गया, जितनी भी साजिशें इनकी एजेंसियों द्वारा करवाई गई, वो सभी की उम्र 24 से 48 घंटे।
24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो एक्सपोज होती है। कभी इन्होंने कोशिश की ये बताने की कि ये सिर्फ सिखों की मूवमेंट है, फिर कहा ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इसमें ये है वो है। जो पूरे 7 साल में ये हुकूमत हर आंदोलन के खिलाफ करती रही वो सारा कुछ इन्होंने किया। और इनकी सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी वो थी वो लाल किले वाली। हमें जो एसकेएम को कहा कि आपको रिंग रोड पर हम नहीं जानेंगे, और एक संगठन पंजाब का ही संगठन है उसको लाया गया। 15 दिन बाद वो दिल्ली आया, जहां हमारे बैरिकेड थे, तो सिंघू बॉर्डर का आपने धरना देखा होगा, उससे 100 मीटर आगे वो बैठे, उनको बैठाया गया। और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने 25 जनवरी की रात को उनके कैंप में जाकर कहा कि हमने आपको रिंग रोड दे दिया, एसकेएम को नहीं दिया, आपको रिंग रोड दे दिया, आप रिंग रोड पर जा सकते हो। तो वो उनको लगा कि हम तो सारी मूवमेंट अपने पीछे ले जाएंगे, लेकिन वो उनको रिंग रोड पर नहीं ले आना चाहते थे, वो उन्हें लाल किले में ले जाना चाहते। लाल किले में लेकर गए, सारा कुछ करवाया। और जो दीप सिद्धू जो सन्नी देओल की कैंपेन करता रहा गुरदासपुर में, उनका आदमी था, वो लगातार इस मूवमेंट के खिलाफ बोल रहा था, वो वहां उन लोगों को लीड कर। तो एसकेएम ने अगले ही दिन बिल्कुल लाइन खींच दी कि ये हमारे लोग नहीं, हम ना लाल किले पर कोई झंडा फहराने आए हैं, ना हम खालिस्तान लेने आए हैं, हम तो उन ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जैसे वाजपेयी साहब ने बताया ना, हमारे तो 3 प्रेसिडेंट शहीद कर दिए खालिस्तानियों ने। हम हर तरह के मूलवाद के खिलाफ, चाहे वो आरएसएस की तरफ से हो, खालिस्तानियों की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, हर एक मूलवाद के हम खिलाफ डरते रहे और डरते रहे। वो लाइन खींची पंजाब के संगठनों ने, और वो साजिश भी एक्सपोज हुई। अगले दिन लोगों को पता चल गया कि ये वही आदमी है जिसकी मोदी के साथ फोटो है, जिसकी अमित शाह के साथ फोटो है, जो सन्नी देओल की कैंपेन करता है। पंजाब में तो लोग जानते ही थे, लेकिन पंजाब के बाहर भी लोगों ने अगले 2 दिनों में सारी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो एक्सपोज की। हमें जो 22 जनवरी को लास्ट मीटिंग थी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर से, उन्होंने बिल्कुल हमें साफ कहा कि आप 26 की अपनी तैयारी करो, हम 26 की अपनी तैयारी करो। जब बातचीत टूटी तो उसने हमें कहा, हमें तब ये बात समझ नहीं आई कि ये किस तैयारी की बात है। वो हमें 26 को पता चल गया जब लाल किले वाला कांड इन्होंने करवाया कि ये इसकी तैयारी तोमर साहब करना चाहते। तो उनकी सारी साजिशें, सारा गोदी मीडिया सब कुछ खोज हुआ। और अगली बात कि इस आंदोलन के खिलाफ जाने की जुर्रत सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता। जब लास्ट मीटिंग में उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि हमारी बातचीत नहीं निपट रही, हम किसी को मीडिएटर ले लेते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को मीडिएटर ले लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी किसान भी मान लेंगे, सरकार भी मान लेगी। हमने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना, हमने आप लोगों को चुना है, और आपने कानून बनाए हैं, इसलिए हमने आपसे ही वो रद्द करवाने। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। सरकार टेबल पर हार चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट गई। और क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अक्लमंदी से काम लिया, उसने भी खुद को एक्सपोज कर लिया। उन 4 लोगों की कमेटी बना दी जो इन खेती कानूनों को के पक्ष में प्रचार करते हैं। तो हमारी बात और साफ होगी कि हम किसी कमेटी को नहीं मानेंगे, उस कमेटी से बात भी नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट, हमने शरेआम कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले हम वापस नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जुर्त नहीं करता। पार्लियामेंट पीछे हटी, गोदी मीडिया पीछे हटा, सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हटी। ये सारी इस मूवमेंट्स की अचीवमेंट है। अगर आप अपनी किसी मांग को लेकर मैसेज में जाते हैं और अपनी बात के साथ, अपनी डिमांड के साथ लोगों को कन्विंस करा लेते हैं, और आपकी लीडरशिप डिटरमिन्ड हो के पीछे नहीं हटना, कंप्रोमाइज नहीं करना, तो इस दौर में भी बहुत बड़ी जीतें दर्ज हासिल कर सकते, जीतें दर्ज कर सकते। और इस मूवमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि पहली बार हुआ कि किसान आंदोलन में इतनी बड़े लेवल पर महिलाओं की भागीदारी है।
हरियाणा, खास करके हरियाणा, जब हम टिकरी और सिंगू आए तो पहले 2-3 दिन लोगों में एक थोड़ा डर था। उसका एक रीजन हरियाणा का जाट आंदोलन भी, जिसमें कुछ इस तरह के महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हुई या करवाई गई, उसका लोगों के मन में एक डर था। लेकिन पंजाब की जो किसान मूवमेंट है वो पूरे देश की किसान मूवमेंट के मुकाबलतन स्ट्रांग है और ज्यादा डिसिप्लिन है। और पंजाब में तो हमारे तो होगा, ऐसे नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन हमारी पंजाब के लोगों की सखलाई में ये है कि आपने लेडीज की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये 3-4 दिनों में लोगों को एक बात वो थी, वो समझ आ गई। और जब 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे होता है, उस दिन सिंगू और टिकरी की स्टेज पर वो पूरे आंदोलन में उस दिन सभी जितने मेल थे सभी टेंट्स में रहे, क्योंकि जो स्टेज के पास महिलाओं ने बैठने के लिए जरा भी जगह नहीं छोड़ी। इतनी बड़ी गिनती में महिलाएं हरियाणा से, और उन्होंने बोला, बहुत सारी महिलाओं से बात हुई कि हम पहली बार इस तरह आई हैं कि हमारा पति, हमारा भाई कोई साथ में नहीं है, अकेले आए हैं। हमें इतना ट्रस्ट है इन आंदोलनकारी। और बहुत सारे गांव में से, जहां बहुत सारा ऐसा था कि ये जो हमारे देश का जो कास्ट सिस्टम है उसको भी साइड में रखते हुए गांव में से सभी कास्ट की महिलाएं, जो भी सो कॉल्ड कास्ट हमारे बनाई गई है, वो सभी सो कॉल्ड कास्ट को साइड में रखते हुए सभी कास्ट की महिलाएं भी इस आंदोलन में भागीदारी करती। और इस आंदोलन ने, एक स्टूडेंट थे हरियाणा के, उन दिनों हमें मिले, वो बोले कि हरियाणा में इससे पहले आप कश्मीर के इशू पर बात नहीं कर सकते, आप 370 पर बात नहीं कर सकते थे। अब इस आंदोलन ने इतनी स्पेस बना दी है कि आप इस पर बात कर सकते हो, इस पर आप बात कर सकते हो। जो एक राष्ट्रवाद का, जो कि इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को क्रश करना शुरू किया, धर्म और जाति के नाम पर इस देश में दंगे करवाए, इस आंदोलन ने वो सारी उसकी पॉलिटिक्स का वो चक्का था वो जाम करके पंजाब और हरियाणा में जितनी भी उस क्षेत्र की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा पंजाब और हरियाणा की रिवेलरी की पॉलिटिक्स करती रही, SYL के नाम पर, चंडीगढ़ के नाम पर। लेकिन पहली बार हुआ कि पंजाब और हरियाणा के लोगों ने, जब हम दिल्ली आए तो हरियाणा के एक बुजुर्ग का वीडियो बहुत वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, जो इसकी तरफ उंगली उठाएगा उसका हाथ काट देंगे। और उन्होंने कहा ये पानी का कोई मसला नहीं है, ये हमारा बड़ा भाई, अगर हमें पानी दे देगा तो ले लेंगे, नहीं देगा तो भी चलेगा। पानी तो हमें तब चाहिए ना अगर हमारी जमीन रहेगी, अगर जमीन नहीं रही तो पानी क्या करना है। और बीजेपी ने हरियाणा में कोशिश भी की कि SYL के इशू पर उन्होंने कुछ कैंपेन लेने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी कैंपेन नहीं चली। तो हर तरह से उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसको इस आंदोलन ने हराया। और लास्ट बात कि इस आंदोलन का सबसे जो बड़ा पक्ष रहा कि इसने इस नाउमीदी के दौर में एक उम्मीद पैदा की। पंजाब का पानी, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, सब कुछ संकट में। पंजाब में ड्रग का काम इतने बड़े लेवल पर चल रहा है कि पंजाब का बहुत सारा यूथ उसमें जा चुका है। जिस पंजाब के बारे में ये था कि ये पंजाब के लोग, ये शहीद भगत सिंह के वारस हैं, करतार सिंह सराबा के वारस हैं, और जहां ज्यादातर लोग विदेश की तरफ जा रहे हैं। पंजाब का पानी इस एग्रीकल्चर मॉडल की वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया, पलूट हो गया, और पंजाब का किसान कर्जे की वजह से लगातार खुदकुशियां कर रहा है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान नशे की वजह से मरने वालों की
और कर्जे की वजह से खुदकुशी करने वालों की खबरें बहुत कम आई, क्योंकि इस आंदोलन ने लोगों को एक राहत दी। और यह आंदोलन अब समाप्त नहीं हुआ, यह समाप्त नहीं हुआ है, इसने और सारे आंदोलनों की जमीन तैयार की। अभी एमएसपी के इशू पर, किसानों का जो कर्जा माफ करवाना है उस इशू पर, और पूरा जो एग्रीकल्चर मॉडल, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्रीकल्चर मॉडल, जितना भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बेल्ट है हमारे देश में, उसके खिलाफ भी आंदोलन होगा कि इस कारपोरेट पक्ष के इस खेती मॉडल को बदलकर प्रो फार्मर और प्रो नेचर एग्रीकल्चर मॉडल चाहिए, जिसने हमारा हवा पानी मिट्टी सब पोल्यूट कर दिया, जिसने हमारी खुराक में इतना जहर ला दिया कि बहुत सारी बीमारियां हमें लग गई। तो ये सारा कुछ आने वाले दिनों में होगा। और अपनी बात में ये कहकर समाप्त करूंगा, आपके जो सवाल होंगे आप करिए, उससे और बेहतर बात हो पाएगी कि किसी भी मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ो, एक बात मन में ठान लीजिए कि जो पार्लियामेंट्री स्ट्रगल है उससे गैर पार्लियामेंट्री स्ट्रगल अभी भी ज्यादा दमखम रखती है। पीसफुल स्ट्रगल जिसमें मासेस की पार्टिसिपेशन हो और लीडरशिप और लोग डिटरमिन्ड हो जो अपनी बात मनवाने के लिए, तो किसी भी ताकतवर से ताकतवर गवर्नमेंट को हराया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, लोग जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।